अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अदनान कमर सिद्दीकी फ्रॉम IB ग्रेड्स। MDCAT 2026 की डेट अनाउंस हो चुकी है। 16 अगस्त 2026 को इस साल MDCAT कंडक्ट किया जाएगा और इसके लिए बेस्ट प्लान क्या होगा, उसके लिए ये वीडियो देखना आपके लिए लाजमी है। इस वीडियो को देखकर इंशाल्लाह वो तमाम स्टूडेंट जो इस वक्त 110 या 120 स्कोर कर रहे हैं तो वो 160 170 तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और इसको फिर फॉलो कीजिएगा। 60 डेज का प्लान स्टार्ट करने से पहले सबसे अहम बात जो आप लोगों ने अभी तक अगर नहीं सोची तो वो आपको सोचनी होगी। क्या अहम बात है? आपका टारगेटेड स्कोर। अगर आपको ये नहीं मालूम कि MDCAT के अंदर आपका इस साल का टारगेटेड स्कोर क्या होना चाहिए तो फिर आपका प्लान भी नहीं बनेगा और वो एग्जीक्यूट भी नहीं होगा और आप इस तरह मेहनत कर रहे होंगे कि जो स्कोर आ रहा है आपको नहीं पता कि उसके अंदर इंप्रूवमेंट कितनी चाहिए और किस तरह चाहिए, किस तरह करनी होगी। तो आपका जो टारगेटेड स्कोर है, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस साल अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं या आप A लेवल्स के स्टूडेंट हैं और आपकी परसेंटेज 80 प्लस है तो आपका टारगेटेड स्कोर होगा ये 160 प्लस आउट ऑफ 180। DUHS, JSMU, KMDC या लियारी मेडिकल, कराची की तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, अगर आप 80% इक्विवेलेंस मार्क्स या इंटर की परसेंटेज रखते हैं तो आपको इतना स्कोर करना लाजमी है। अगर आप ये स्कोर करते हैं तो आप पब्लिक सेक्टर में MBBS और BDS में एडमिशन लेने के अहल इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो टारगेट तो हमारे सामने आ गया कि टारगेट क्या है। अब आपने इस टारगेट को अचीव कैसे करना है उस प्लान पर नज़र रखनी है, गौर से सुनना है और फिर अपनी प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट करना है। ये प्लान लास्ट ईयर फुजैल ने अपनाया और फुजैल ने 174 आउट ऑफ 180 स्कोर अचीव किया। इसके अलावा भी, फुजैल के अलावा भी मैं आपको टॉप 7 पोजीशंस जो टॉप 10 की IB ग्रेड्स ने अचीव की थी, उनके स्टूडेंट्स ने अचीव की थी, वो इसी प्लान को फॉलो करते हुए की। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस प्लान को जो मैं बताने वाला हूँ अभी उसको फॉलो किया, उस पर ईमान रखा और इधर उधर आय माय शाय नहीं हुए। जैसे हर वक्त डिफरेंट ख्याल आएगा आपको, हर कोई डिफरेंट राय दे रहा होगा और अगर आप उसके ऊपर चलते गए तो फिर आपका ये टारगेट जो 160 प्लस आउट ऑफ 180 स्कोर है ये लेना मुश्किल होगा। तो कोशिश करें अपने आप को जो प्लान बताया जा रहा है इस पर फिक्स करें और इसको एग्जीक्यूट करके कंसिस्टेंट रहें तो इंशाल्लाह आप ज़रूर अपने टारगेट को अचीव भी करेंगे और इस साल MBBS BDS में एडमिशन मेरिट पर हासिल करेंगे। हमसे कुछ ऐसी बड़ी गलती नहीं कहूँगा, ब्लंडर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हम मेहनत करके भी अच्छा स्कोर हासिल नहीं करते। पहली चीज़, जब हम कोर्स कंप्लीट कर रहे होते हैं तो कोर्स के अंदर हम कोशिश करते हैं हम सब कुछ कर लें। जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं, बुक रीडिंग कर रहे होते हैं तो हम समझते हैं कि ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जब हम कोई चीज़ हाईलाइट कर रहे होते हैं तो बुक को इतना हाईलाइट कर देते हैं कि फाइनल 15 डेज के अंदर हमें पूरी बुक पढ़नी पड़ती है, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आप ये गलती ना करें तो इंशाल्लाह आपके पास फाइनल 15 डेज के लिए क्विक रिवीजन नोट्स भी होंगे और आपकी तैयारी रेलेवेंट होगी, जिससे आपका टारगेटेड स्कोर अचीव करना आसान होगा। दूसरी गलती जो आप करते हैं, स्ट्रक्चर रिवीजन प्लान यूज़ नहीं करते। मतलब क्या चीज़ रिवाइज करनी है और कितने टाइम में करनी है, ये चीज़ डिफाइन नहीं है आपके सामने। तो अगर आपने ये चीज़ डिफाइन नहीं की है, ये आपने पहले से तय नहीं किया कि अगर केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है, अगर मोशन इन वन डायमेंशन है, अगर सेल स्ट्रक्चर है, बायोलॉजी का कोई भी यूनिट हो, केमिस्ट्री का हो या फिजिक्स का हो, इसके लिए कितना टाइम मेरे पास अवेलेबल है और इसी टाइम में मैंने कंप्लीट करना है, तो फिर आपका टाइम गुजरता जाएगा और आपका रिवीजन प्लान आपको स्कोर नहीं दे रहा होगा, इंप्रूवमेंट ऑफ स्कोर आपकी नहीं आ रही होगी। तीसरी जो गलती हम करते हैं, हम पैसिव स्टडी करते हैं। क्या मतलब होता है पैसिव स्टडी का? कि हम वही चीज़ जो हमें मालूम है हम उसको दोबारा पढ़ते रहते हैं, हम एक्टिवली उसकी मिस्टेक्स को नोट नहीं करते या उसके अंदर वर्किंग नहीं करते जो हमसे गलती हो रही है। चौथी चीज़ जो हम गलती करते हैं, हम टेस्टिंग स्ट्रैटेजी अपनी बेहतर नहीं बनाते। टेस्टिंग स्ट्रैटेजी में सिर्फ ग्रैंड टेस्ट सॉल्व करना काम नहीं चलेगा, सिर्फ चैप्टर टेस्ट सॉल्व करना काम नहीं चलेगा। किस वक्त चैप्टर टेस्ट सॉल्व करना है, किस वक्त मॉक टेस्ट पे आना है, किस वक्त ग्रैंड टेस्ट पे आना है, फुल लेंथ टेस्ट कब करने और फिर उनसे आपने हासिल क्या करना है ताकि आपकी इंप्रूवमेंट हो स्कोर में। और लास्ट आपकी जो सबसे मेजर गलती है वो है, गलतियां हो रही हैं
लेकिन उन गलतियों को मैं कहीं पर नोट डाउन नहीं कर रहा। गलतियां को सॉल्यूशन देखकर मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये बात समझ में आ गई है और अब इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया है और ये एमसीक्यू या ये जो चैप्टर था ये अब मेरी समझ में आ चुका है, इसमें अब मैं गलती नहीं करूँगा। ऐसा नहीं होता। आपके पास इस वक्त इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा जो है ना वो पैकेज एक तरह का, तो उस इंफॉर्मेशन को याद रखना और फिर उसके अंदर जो एरर्स हो रहे हैं उनको याद रखना कि नेक्स्ट टाइम अगर यही चीज़ रिपीट हो जाती है तो फिर वो हम अपनी गलती को रिपीट ना करें। तो एरर लॉग बुक जिसकी बनी होती है तो उसके लिए क्विक रिवीजन करना भी बड़ा आसान होता है, उसके लिए गलतियों पर नज़र रखना भी आसान होता है और फिर गलतियों को इम्प्रूव करना भी आसान होता है। लेकिन जो लोग गलतियां करते रहते हैं और गलतियों का सोल्यूशन भी देखते हैं, ऐसा नहीं है सोल्यूशन आप नहीं देखते, हमारी चाजो एप्लीकेशन पर सॉल्यूशन मौजूद हैं, आप सॉल्यूशन देख रहे होंगे, लेकिन उन सॉल्यूशन को या उन गलतियों को कहीं नोट डाउन नहीं करते कि हमसे जो बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, लॉजिकल रीजनिंग में, इंग्लिश में अगर कोई गलती हो रही है तो क्या हो रही है। जिसने अपने लॉग बुक को, एरर लॉग बुक को बहुत अच्छे से मेंटेन किया होगा तो इंशाल्लाह लास्ट 15 डेज में फिर उसके लिए ये आसानी होगी कि उसको सब कुछ नहीं पढ़ना होगा, उसको सिर्फ वो चीज़ देखनी होगी जो उसने गलतियाँ की हैं। तो ये वो 5 मिस्टेक्स थी, जिसने इनको नोट डाउन कर लिया और इसको रिपीट करने से वो बच गया तो इंशाल्लाह जो टारगेटेड स्कोर आपको दिखाया गया है वो आप अचीव करेंगे और MBBS BDS में इंशाल्लाह इस साल एडमिशन लेंगे। अब आ जाते हैं कि हम जो टारगेटेड स्कोर लेने जा रहे हैं, इस टारगेटेड स्कोर को हमने किस पैटर्न से अचीव करना है। जो PMDC का पैटर्न है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगेन वही बात कि हमने सिर्फ ऐसे ही चलना नहीं शुरू कर देना कि बुक उठाई, किताब उठाया, MCQs उठाए, सॉल्व किए, प्रैक्टिस किए, टेस्ट किए, नहीं। अच्छा, अब हम यहाँ पर जो प्लान डिस्कस करने वाले हैं उसके लिए सबसे पहले ये है कि जो पेपर आपका 16 अगस्त को होगा, इस 16 अगस्त में आपने बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश सब प्रिपेयर करना है। लेकिन किसको कितना टाइम देना है, तो ये पेपर पैटर्न आपके सामने यहाँ PMDC ने ये सिलेबस डिफाइन किया हुआ है कि जो पेपर आपका 16 अगस्त को होगा MD कैट का, इसके अंदर बायोलॉजी के जो MCQs हैं वो 81 होंगे, केमिस्ट्री MCQs इसमें 45, फिजिक्स 36, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश 99 MCQs। अब अगर इसको परसेंटेज में मैं लेके जाऊं तो 45% वेटेज आपके पेपर की बायोलॉजी की, इसी तरह 25% केमिस्ट्री, 20% फिजिक्स, 5% इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो आपने अपना प्लान भी बनाना है और अपने टाइम को डिवाइड करना है। तो हम इस वक्त जो डिस्कस कर रहे हैं वो 60 डेज का प्लान डिस्कस कर रहे हैं, यानी 15 जून इस वक्त हम मौजूद हैं और 15 जून से 15 अगस्त तक अगर हम चले जाएं तो हमारे 60 डेज हमें मिलेंगे और उस 60 डेज में इस वेटेज को सामने रखते हुए क्रिटिकल, हाई, मीडियम तमाम लेवल्स को सामने रखते हुए हम क्या बेस्ट प्लान कर सकते हैं वो अभी आपके सामने यहाँ पर शो कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आप टाइम डिवाइड करेंगे। वेटेज दिखाने का मकसद ये था कि जब आपके पेपर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बायोलॉजी है तो टाइम भी आपको उसको ज़्यादा रखना है। तो अगर आप डेली रूटीन सेट करना चाहते हैं एक दिन की, मैं समझता हूँ इस वक्त एक दिन बच्चे के लिए बहुत अहमियत रखता है। इसमें 24 आवर्स हैं, लेकिन 24 आवर्स में 24 आवर्स आप स्टडी को नहीं दे सकते, ये हकीकत है। एक्सपेक्टेशंस आपकी रियलिस्टिक होनी चाहिए, डिमांड्स आपकी रियलिस्टिक होनी चाहिए, वर्किंग आपकी रियलिस्टिक होनी चाहिए। तो जब आप रियलिस्टिक प्लान बनाते हैं तो वो एग्जीक्यूट होता है और उसका रिजल्ट भी आता है। तो अगर आप 24 आवर्स पढ़ना चाहें, कोई बच्चा मुझे कहे कि भाई मैं तो 24 घंटे पढ़ सकता हूं सर, आप बस मुझे बताएं पढ़ना क्या है, तो सर ये पॉसिबल नहीं है और ये जो है वो रिजल्ट अचीवेबल टारगेट प्लान भी नहीं होगा। रिजल्ट अचीवेबल क्या है कि आप एक दिन में 10 घंटा आप पढ़ाई को दे दें, अपनी स्टडी को दे दें, तो इंशाल्लाह आप फिर वो टारगेट अचीव कर लेंगे। तो ये जो 10 आवर्स की रूटीन है इसको आपने लेकिन फिक्स करना है। ये 10 घंटे का मतलब है 10 आवर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बगैर वॉच के या बगैर क्लॉक के अपनी पढ़ाई स्टार्ट की और कब ख़त्म की हमें नहीं पता। तो अक्सर स्टूडेंट इस तरह चल रहे होते हैं कि बस हम पढ़ रहे हैं। कितना पढ़ा सर? 3-4 घंटे तो मैंने पढ़ लिया। 3-4 घंटे नहीं, 3 घंटे पढ़ा है या 4 घंटे पढ़ा है। तो इस तरह से टाइम को आपने फिक्स करना है। तो जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं कि 45% वेटेज वाला सब्जेक्ट जो है उसको एक दिन में आपने कितना टाइम देना है, तो वो आपके पास है 4 आवर्स कि मिनिमम 4 आवर्स तो आपको निकालने होंगे। अब चाहे वो आप ब्रेक करके निकाल लें कि सुबह 9 से 11
और फिर शाम में 3 से 5 2 घंटे आपने कर लिया। और चाहें तो आप सुबह 9 से 1 बायोलॉजी की क्लास ले लें, बायोलॉजी का अपनी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। अब इसमें प्रैक्टिस भी है, इसमें रीडिंग भी है, इसमें और भी चीज़ें हैं वो अभी आपके सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल अभी आपने ये तय करना है कि बायो को आपने जो टाइम देना है वो 4 आवर्स है, केमिस्ट्री को जो आपने टाइम देना है वो 2 आवर्स 30 मिनट्स है, फिजिक्स को जो आपने टाइम देना है 2 आवर्स है, उसके बाद आपके इंग्लिश 45 मिनट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग 45 मिनट्स। तो ये आपने एक टाइम स्लॉट बनाकर रखना नहीं है, बल्कि इसको दिमाग में हर वक्त रखना है कि मैंने इतना टाइम इसके लिए देना है। इससे बढ़ा सकते हैं, इससे कम पे नहीं जाइएगा। कोई स्टूडेंट अगर स्लो लर्नर है या उसको टाइम लगता है चीज़ों में, तो वो उसको बढ़ा सकता है, वो 4 घंटे की बायोलॉजी का टाइम को 5 घंटे कर सकता है, लेकिन आपने इसको कम नहीं करना है, इतना टाइम तो आपने देना है, ये तो फिक्स कर लेना है, ठीक है। अब अगर आप ये टाइम फिक्स कर लेते हैं तो अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे प्लान के अंदर वो ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे जो टॉपिक्स हैं, ए लेवल्स वाला स्टूडेंट देखता है तो उसके पास बायो के टॉपिक्स डिफरेंट हैं, सिंध बोर्ड वाला डिफरेंट रखता है, फेडरल बोर्ड वाला डिफरेंट रखता है, खान बोर्ड वाला डिफरेंट रखता है। तो नंबर ऑफ टॉपिक्स को जब हम काउंट करते हैं ना, अभी हम उसके टाइटल्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम उसके कंटेंट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री में कितने टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं, फिजिक्स में कितने हैं, बायो में कितने हैं। तो हर बोर्ड के लिहाज से आपको ये डिफरेंट मिलते हैं। कुछ लोग टोटल अगर हम कर लें बायो केमिस्ट्री फिजिक्स की सिर्फ, तो 77 टॉपिक्स भी किसी बोर्ड के लिहाज से आते हैं, किसी के 72 जाते हैं, किसी के 65 जाते हैं। हमें ये देखना ही नहीं है कि फेडरल बोर्ड में क्या है, खान बोर्ड में क्या है, ए लेवल्स में क्या है। हमें क्या देखना है, हमें देखना है पीएमडीसी के सिलेबस में क्या है। तो अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस अगर आप चलेंगे तो फिर आपको ये 52 कोर यूनिट्स मिल जाएंगे जिसको आपने कवर करना है। हम बात कर रहे हैं 60 डेज प्लान की, और उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ हमारे सामने आ गई कि जब हमने पीएमडीसी का सिलेबस देखा तो उसमें 52 यूनिट्स थे जो मुझे कवर करने। तो अब ये 60 डेज में बाआसानी एक फॉर्मुलाइज हो सकते हैं कि अगर मैं रोजाना एक यूनिट भी कवर कर लूँ तो ये तो 60 डेज का बेस्ट प्लान बन जाएगा। लेकिन सिर्फ कवर नहीं करना, इसको प्रिपेयर भी करना है। अक्सर लोग कोर्स और प्रिपरेशन में फ़र्क नहीं समझते। हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, जब हम क्लास में बात करते हैं कि बेटा आप यहाँ IB ग्रेड्स किस काम के लिए आए, कोर्स करने के लिए आए, प्रिपरेशन करने के लिए आए, तो मेजॉरिटी का आंसर होता है प्रिपरेशन करने आए, क्योंकि उनको कोर्स और प्रिपरेशन में फ़र्क नहीं पता। जब टीचर इंस्ट्रक्टर आपको लेक्चर देता है, आपको चीज़ समझाता है, तो ये दरअसल कोर्स होता है। वो बायोलॉजी के तमाम चैप्टर्स आपके सामने एक्सप्लेन करता है, केमिस्ट्री के एक्सप्लेन करता है, फिजिक्स के एक्सप्लेन करता है, इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस होती हैं। तो ये दरअसल आपका जो इंस्टीट्यूट है वो आपका कोर्स कंप्लीट कराता है, ये प्रिपरेशन नहीं होती। प्रिपरेशन ये होती है कि जब लेक्चर कंप्लीट हो गया उसके बाद आपने बुक रीडिंग की, आपने उस लेक्चर का रिव्यू किया, आपने उसके MCQs किए और फिर आपने उसके मुख्तलिफ टेस्ट किए। तो अब ये आपकी प्रिपरेशन का हिस्सा बन गया। और जिन स्टूडेंट ने ये काम नहीं किया होता तो वो ये समझते हैं कि हमने तो प्रिपरेशन की थी फिर भी स्कोर नहीं आया। तो बेटा आपने प्रिपरेशन नहीं की थी, आपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर कोर्स कंप्लीट किया था। प्रिपरेशन जो आपको सेल्फ स्टडी के थ्रू करनी थी वो आपकी नहीं हुई थी। तो अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो फिर आप स्कोर भी अचीव करेंगे। अब प्रिपरेशन करने के लिए हमारे सामने इस वक्त 52 यूनिट्स अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस आ गए हैं कि हमने ये 52 कोर यूनिट्स करने हैं, और उसको कंप्लीट करने का जो बेस्ट प्लान है वो क्या होगा, वो यहाँ से अब आपका स्टार्ट हो रहा है। ये आ गया 3 फेज प्लान आपका 60 डेज का। मेरे पास टोटल 60 डेज हैं और मैंने इसमें बेस्ट परफॉर्म करना है, ठीक है। वैसे तो आप कोशिश हमेशा बात यही होती है कि फुल लेंथ कोर्स होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दिन मिले, लेकिन इस वक्त जब 15 जून हम यहाँ मौजूद हैं, 16 अगस्त के हमारे पास टारगेट है, तो हमारे पास 60 डेज ही हैं और इसको हमने बेस्ट प्लान करना है ताकि ये हमें मैक्सिमम स्कोर देके जाए, जो टारगेटेड स्कोर है वो आसानी से अचीव हो जाए। तो इसको 3 फेजेस में डिवाइड कर दें, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, और 3 फेजेस में इक्वली डिवाइड कर दें 20-20 डेज के। अब पहले फेज में आपने क्या करना है, सिलेबस कवर। प्लान को सिंपल रखें ताकि आप एग्जीक्यूट कर सकें, वरना प्लान ही इतना मुश्किल हो जाएगा कि इसका भी कोर्स करना पड़ेगा, इसको भी याद करना पड़ेगा। तो भाई आप प्लान को इतना मुश्किल ना बनाएं। पहले 20 दिन में यानी 15 जून से लेके 5 जुलाई तक, ये हो गया फर्स्ट 20 डेज का प्लान, कि
20 दिन में आपने क्या करना है, 20 दिन में जो सिलेबस आपका रह गया है, जो सिलेबस आपका भी बचा है, उन सबको कंप्लीट करें। कंप्लीट करने का मतलब है इसको कोर्स नहीं, इसको प्रिपरेशन भी करनी है, यानी इनको याद भी करना है, इनको प्रैक्टिस भी करना है। अगर आप इसको याद और प्रैक्टिस दोनों कर लेते हो तो आप बआसानी इंशाल्लाह अगले फेज के लिए तैयार हो जाएंगे। अगला फेज क्या होगा कि आपने रिवीजन और एमसीक्यूज का जो एक शेड्यूल बनाया है, वो शेड्यूल वही होगा। पर डे 4 आवर्स बायोलॉजी, 2.5 आवर्स केमिस्ट्री, 2 आवर्स फिजिक्स, 45 मिनट्स इंग्लिश, 45 मिनट्स लॉजिकल रीजनिंग। अक्सर लोग लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश को रोजाना नहीं देखते, बल्कि क्या करते हैं, एंड में देखेंगे। सर ये आपका बेस्ट प्लान नहीं है कि अगर आप इस तरह से चलेंगे, ठीक है। तो बेस्ट प्लान आपका ये है कि आपने कोर्स कवरेज की, फिर उसके बाद आपने अगले फेज के अंदर उनकी प्रैक्टिस की, उनको रिवाइज किया, और उसके अगले फेज में फिर आप आ जाएंगे कहाँ पर, अपने ग्रैंड टेस्ट पर। अक्सर स्टूडेंट ग्रैंड टेस्ट बगैर प्रिपरेशन के आके दे रहे होते हैं, तो बगैर प्रिपरेशन के आपको डीमोटिवेशन होगी, आपको फेयर होगा, आप जो है वो एक ऐसी सूरत हाल में चले जाएंगे जहाँ से आपको सिर्फ यही लगेगा कि मुझसे नहीं होगा ये। और ये सबसे खतरनाक बात होती है एक एमडी कैट के स्टूडेंट के लिए कि जब वो ये सोचना शुरू कर दे कि ये तो मुझसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर इस डर से निकलना है, इस डर में आपको नहीं आना, तो आपने ये जो फेज है ना, पहला वाला कोर्स कवरेज का और फिर रिवीजन उसकी प्रैक्टिस सही से, ये बहुत अच्छे से करनी है। अगर ये दो चीज़ें आप अच्छे से कर लेते तो फिर आपके ग्रैंड टेस्ट आपको मोटिवेशन देंगे। आपका जो स्कोर आएगा वो 140, 145, 150, 155 इस तरह से इम्प्रूव होता हुआ आएगा। और जब आप इम्प्रूवमेंट आ रही होती है तो मोटिवेशन आपको मिलती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और फिर आप स्कोर अच्छा करना शुरू कर देते हैं। पहले टेस्ट में आपका स्कोर अच्छा नहीं आता, दूसरे में और अच्छा आएगा, तीसरे में आएगा, लेकिन कब, जब आप इस प्लान को पूरा करेंगे। इस वक्त जो पहला फेज है वो आपका स्टार्ट आज से ही हो जाएगा, 15 जून से हो जाएगा, और इसके अंदर डेली रूटीन में आप जो है वो जो मैंने टाइम आपको बताया, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, इन 5 के लिए वो टाइम आप मुख्तस करके इस कोर्स को कंप्लीट करें। कोर्स कंप्लीट करने का मतलब आपके पास IB ग्रेड्स की बुक है, अगर आप IB ग्रेड्स के स्टूडेंट हैं तो। अगर आप XYZ किसी और इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं तो आप उनकी किताब यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर की पॉइंट्स होंगे, उसके अंदर MCQs होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, लेक्चर आपने लिए होंगे, नोट्स आपने बनाए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरी किसी चीज़ पे नहीं जाना होता, जो आपके लेक्चर्स बने हुए जिसको आपने क्लास में बनाए हैं उनको यूज़ करना है। तीसरी चीज़, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, सिंध टेक्स्ट बुक आपको रिकमेंड की गई है। सिंध के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो तमाम सिंध टेक्स्ट बुक यूज़ करके अपने MD कैट के कोर्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चौथी चीज़, हमारे यहाँ IB ग्रेड्स में हम एक छाजाओ एप्लीकेशन देते हैं, और वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें अराउंड 35,000 MCQs मौजूद हैं, विद सॉल्यूशन मौजूद हैं। इसकी जो ख़ास बात है, इसमें आपको MCQs कंफ्यूज नहीं करता, बल्कि MCQs आपको सिखाता है। क्या सिखाता है कि अगर आपकी गलती भी हो गई है तो बेटा सॉल्यूशन देख लें, वीडियो सॉल्यूशन मौजूद है, और उससे फिर अपनी गलती को इम्प्रूव कर लें। तो वो जो एरर लॉग बुक की मैंने शुरू में बात की थी कि वो लाजमी बनी होनी चाहिए, यहाँ से आपकी बड़ी आसानी से बन सकती है। बहुत ईजिली आप अपने एरर को नोट कर सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन प्लान पे आएंगे तो उन्हीं एरर्स को पढ़कर आप अपना रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। फिर जब आप थर्ड फेज में आएंगे, फुल लेंथ पेपर देने के लिए, ग्रैंड टेस्ट देने के लिए, तो वो जो एरर बुक है वो आपको क्विक रिवीजन का भी काम करेगी कि भाई अब मेरे पास मैंने ग्रैंड टेस्ट कितने देने, हमारे यहाँ ग्रैंड टेस्ट होते हैं 10 ग्रैंड टेस्ट, और हम एक वीक में 3 ग्रैंड टेस्ट लेते हैं। अब अगर 3 ग्रैंड टेस्ट ले रहे हैं तो बच्चे को 1 दिन का या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का उसको ब्रेक मिलता है। तो 1 और 2 दिन में क्या वो कंप्लीट बायोलॉजी, कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री सब करके आ जाएगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सब पढ़ लेगा, लॉजिकल रीजनिंग भी कर लेगा? तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये किसी का प्लान है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्या चीज़ पॉसिबल है? क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन कब होता है? जब वो एरर लॉग बुक बनी होती है, जब आपकी जो गलतियां हुई हैं उनको आप देख कर आएंगे तो आपके अगले ग्रैंड टेस्ट में इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट आएगी। इन ग्रैंड टेस्ट से पहले फुल बुक टेस्ट आपने लाजमी देने। फुल बुक टेस्ट क्या होते हैं? फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, सेकेंड ईयर बायोलॉजी, फर्स्ट ईयर फिजिक्स, सेकेंड ईयर फिजिक्स, कंप्लीट आपने एक टेस्ट देना होता है। तो उसकी भी तरतीब IB ग्रेड्स में मौजूद है।
बाकी इंस्टीट्यूट में भी उम्मीद करता हूँ होगी, तो लाजमी इन फुल बुक टेस्ट को आपने देना है। पहले फुल बुक टेस्ट होते हैं और फिर फुल लेंथ टेस्ट होते हैं जो ग्रैंड टेस्ट कहलाते हैं। अक्सर गलतियां हो जाती हैं, बच्चे मुझे बता रहे होते हैं कि हमने तो डायरेक्ट ग्रैंड टेस्ट ही दिए, हमने फुल बुक टेस्ट नहीं दिए। जब तक आप एक एक कोर्स को कंप्लीट करके, ये जो हमने कोर्स प्लान बताया आपको 20 दिन का, इसको कंप्लीट करके आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, सेकेंड ईयर बायोलॉजी इस तरह से टेस्ट नहीं देंगे, तो फिर आपको कोर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। जब कोर्स पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर उसका रिवीजन नहीं होगा, जब रिवीजन नहीं होगा तो ग्रैंड टेस्ट में भी जो गलतियां हो रही है समझ नहीं आ रहा होगा कि क्यों हो रही है, ये मेरा स्कोर क्यों इंप्रूव नहीं हो रहा। मैं बार बार ग्रैंड टेस्ट, हर ग्रैंड टेस्ट में 140 ही प्लस स्कोर क्यों कर रही हूँ, 130 स्कोर मेरा क्यों आ रहा है। तो ये स्कोर आपका इंप्रूव होने के लिए इस प्लान को, ये जो आपके सामने मौजूद है 60 डेज का, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड मेरे इस 60 डेज प्लान में ये आपके सामने मौजूद है। इसको आप नोट करें, इसको याद भी रखें, इसको एग्जीक्यूट करें। डेली प्लान और 60 डेज। एक आपको डेली प्लान बता दिया, दोबारा रिपीट करता हूँ, 4 आवर्स की बायो, 2.5 आवर्स केमिस्ट्री, 2 आवर्स फिजिक्स, 45 मिनट्स इंग्लिश, 45 मिनट लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद 20 डेज फॉर कोर्स कवरेज। जो भी कोर्स रिमेनिंग है आपका कंप्लीट करें इसको 20 दिन के अंदर। आपने इसको वाइंड अप करना है, डिले नहीं करना, मतलब इसको खींचना नहीं है। और उसके बाद आपने अगले 20 डेज में इसका रिवीजन करना है और फिर अगले 20 डेज में आपने फुल लेंथ के लिए तैयार हो जाना है। डेली एग्जीक्यूशन करते वक्त जो चीज़ें अहम है वो आप यहाँ नोट कर लें। अक्सर स्टूडेंट जब बुक रीडिंग कर रहे होते हैं तो बुक में वो टाइम का ख्याल नहीं करते, वो कहते हैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा सर, तो मैं आगे कैसे बढ़ जाऊँ। सर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और इस बात को याद रखना होगा कि मैंने आपको 4 घंटे दिए बायोलॉजी के लिए, तो इन 4 आवर्स में कोशिश करनी है कि उस चैप्टर को कंप्लीट करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे ये टाइम आप किसी और सब्जेक्ट का बायो को दे देंगे, फिर वो उस सब्जेक्ट के लिए टाइम कम बचेगा तो उसमें किसी और सब्जेक्ट का टाइम आ जाएगा। तो इस तरीके से जब दिन का एंड होगा तो जो डेली का रूटीन है वो आपका कंप्लीट नहीं होगा, आपका टास्क कंप्लीट नहीं होगा और आपको जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपकी तैयारी सही हो रही है। आप बेचैनी की कैफियत में चले जाएंगे कि सर मैं क्या करूं, मुझसे तो हो ही नहीं रहा, ये तो प्लान ही नहीं एग्जीक्यूट हो रहा। आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। जब आप रीडिंग कर रहे हैं तो जो पॉइंट्स आप हाईलाइट कर रहे हैं बाद में पढ़ेंगे, दोबारा भी पढ़ेंगे आप उसको, ठीक है। पॉइंट्स जो हाईलाइट करने होते हैं, अक्सर बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं हाईलाइट करने होते हैं, वो पॉइंट हाईलाइट करना होता है जो आपने आज तक सुना नहीं है, जो आपने आज तक देखा नहीं है। तो किताब में अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी मिल रही है आपको जो कि बिल्कुल अलहदा से है, जहाँ लेक्चर में थी, ना टीचर ने समझाया, ना प्रैक्टिस में कभी आया, ना इंटर लेवल्स में हमने कभी पढ़ा, तो उस चीज़ को आप हाईलाइट कर ले ताकि आपके क्विक रिवीजन नोट्स बन जाएं। और फिर जब आप दोबारा उसको पढ़ें किताब को, तो आप पूरी किताब ना पढ़ें बल्कि सिर्फ वही चीज़ पढ़ें जो हाईलाइट की हुई है। अक्सर बच्चे हाईलाइट करते हैं, पूरी पूरी किताब हाईलाइट हुई भी होती है, तो ये गलती होती है। ये एक आपका टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाता है कि आप फिर ऐसे नोट्स बना लेते हैं जो लास्ट 15 डेज में आप उसको कवर ही नहीं कर पाते। तो ये आपकी रूटीन में अगर आपने इसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए इस तरह रूटीन बना ली आपकी, तो इंशाल्लाह आपका प्लान एग्जीक्यूट करेगा और आप फिर टारगेटेड स्कोर अचीव करेंगे। 5th पॉइंट जो एरर लॉग रिव्यू था, ये अगेन वही है जो मैंने शुरू में आपको बताया कि एरर बुक ज़रूर बनानी है और फिर उसको रिव्यू भी करना है। जब जब आप ग्रैंड टेस्ट देने जाएंगे तो आप एरर को रिव्यू करके जाएंगे। ग्रैंड टेस्ट, मिस्टेक एनालिसिस, वीक एरिया, फॉर्मूला रिवीजन, टाइम मैनेजमेंट, ये फाइनल 20 डेज जो हैं इसके अंदर आपने इन 5 बातों पर नज़र रखनी है। ग्रैंड टेस्ट मिस नहीं करना, टाइम पर सेंटर पहुंचना है। अक्सर बच्चा ग्रैंड टेस्ट देता है लेकिन वो कार्बन कॉपी यूज़ नहीं करता। ग्रैंड टेस्ट देता है, घर पे बैठ के ग्रैंड टेस्ट दे रहा होता है। ग्रैंड टेस्ट देता है, टाइम को फिक्स नहीं करता। ग्रैंड टेस्ट देता है, कोई क्लास में उसको देखने वाला नहीं होता। तो ये वाली रूटीन आपके ग्रैंड टेस्ट का असल एक्सपीरियंस जो होती है वो नहीं दे पाती। ग्रैंड टेस्ट का मतलब है कि अगर 10 ग्रैंड टेस्ट IB ग्रेड्स में हो रहे हैं तो 10 दफ़ा MDCAT की प्रिपरेशन या प्रैक्टिस आपकी की जाए कि 16 अगस्त को 10 दफ़ा रिपीट करा दिया जाए। पहले तो 16 अगस्त को जो पेपर होगा वो 10 दफ़ा यहाँ रिपीट कराते हैं हम, ताकि बच्चा इस प्रैक्टिस को बार बार करके वहाँ पर किसी गलती को रिपीट ना करे। तो ये जो हमारी
ग्रैंड टेस्ट की रूटीन है, इसको आपने कोशिश करनी है बिल्कुल वैसा ही समझना है जैसे कि आपका फाइनल पेपर है, चाहे वो ग्रैंड टेस्ट 1 हो या ग्रैंड टेस्ट 10 हो। 10 में से कोई भी ग्रैंड टेस्ट मिस नहीं करना। जैसे आपने 16 अगस्त को आधे घंटे पहले वहां पहुंचना है, तो अपने कैंपसेस में भी आधा घंटा पहले पहुंच जाएं। अपनी सीट अरेंजमेंट देख लें, आपको कार्बन कॉपी मिल गई, उसको फिल कर लें, उसके नाम वगैरह तमाम चीज़ अच्छे से देखकर, और फिर ड्यूरिंग ग्रैंड टेस्ट आपने किसी तरह की कम्युनिकेशन नहीं करनी, मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना, आपस में गपशप नहीं करनी। जो आपको टाइम दिया गया उस टाइम को पूरा यूज़ करना है। बिल्कुल आपने ये समझना है कि ये मेरा फाइनल पेपर है। अगर आपने ये समझा तो फिर आप उस ग्रैंड टेस्ट से इंशाल्लाह अपने स्कोर को, टारगेटेड स्कोर को अचीव करने में ज़रूर मदद हासिल करेंगे। और अगर आपने ये नहीं समझा तो ग्रैंड टेस्ट आपका क्या हो जाएगा, वो आपका ज़ाया हो जाएगा। ठीक है भाई। मिस्टेक एनालिसिस जब जब आपका ग्रैंड टेस्ट हो जाए उसके बाद आपका स्कोर आ जाए, स्कोर से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना, बल्कि क्या करना है, आपने उसकी मिस्टेक्स को नोट करना है और उसको बार बार रिपीट करना है। एटलीस्ट 2 टाइम्स तो आपके उसके सॉल्यूशंस को देखें और उसकी मिस्टेक्स को नोट कर लें। तीसरी चीज़ है वीक एरिया रिवीजन। जो वीक एरिया है इसके लिए छाजो एप्लीकेशन का जो नया वर्जन है हमारा, वो बेस्ट है कि वो आपको सब टाइटल्स में, सब टॉपिक्स में ले जाकर आपकी एनालिसिस हो रही है और वहाँ वो आपको मेंशन कर रहा है कि बेटा आपने 2 डायमेंशन मोशन तो पढ़ा था, लेकिन इसके अंदर जो प्रोजेक्टाइल मोशन था उसकी जो ये इक्वेशंस थी ये दरअसल आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर ये आपकी अच्छी नहीं है तो इसलिए आपका ये कुछ MCQs इस टेस्ट में अच्छे नहीं हुए। इसी तरह केमिस्ट्री में कहीं आप थर्मोकेमिस्ट्री के किसी एक पोर्शन में जाकर आप मिस्टेक कर रहे हैं तो वहाँ वो चीज़ आपको मेंशन की जा रही है। तो आप ज़रूर यूज़ करें छाजो एप्लीकेशन का ये जो नया वर्जन है, ताकि आपको ये एरर्स और ये वीक एरियाज़ वाला पार्ट क्लियर हो जाए कि ये कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा वीक एरिया कौन सा है। फिर उसके बाद है फॉर्मूला रिवीजन। जो भी आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो थोड़े से फैक्ट्स होते हैं, जो फॉर्मूलाज होते हैं जिनको याद करना पड़ता है, उनको देखें कि वो कौन कौन से आपके ग्रैंड टेस्ट में आ रहे हैं, कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, तो उनको फिर आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आपके टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल एक बच्चे का एक्सपीरियंस मेरे सामने ऐसा आता है कि जिसके 5 MCQs, 6 MCQs इसलिए जल्दी में हो गए थे क्योंकि टाइम नहीं बचा था। तो आप कोशिश करें, आपको 3 घंटे मिलेंगे वहाँ पर जो MD-CAT करना है, आप अपना पेपर 2.5 घंटे में कंप्लीट करें। अगर आप ग्रैंड टेस्ट को, तमाम ग्रैंड टेस्ट को 2.5 घंटे में करने की रूटीन बनाते हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि 3 घंटे तो फिर आपके लिए बहुत होंगे। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो हम चीज़ों के टाइम में थोड़ा सा एफिशिएंट हो जाते हैं और जल्दी जल्दी काम करने की हम में सलाहियत पैदा हो जाती है। आप बिल्कुल ऐसा ना समझें कि 3 आवर्स का काम है 2.5 घंटे में कैसे होगा, बिल्कुल होगा। अगर आप फोकस करेंगे, आप जो है वो तैयार होकर आएंगे, आप सारी चीज़ें पहले से प्री प्लान्ड होंगे, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर 2.5 घंटे में ये पेपर कर लेंगे जो ग्रैंड टेस्ट होंगे। और जब ग्रैंड टेस्ट 2.5 घंटे में होगा तो फाइनल पेपर 3 आवर्स में आप जल्दी में नहीं करेंगे, पूरा पेपर आप बआसानी अपने टाइम पर ख़त्म करके आएंगे। इसके बाद इस वीडियो में जो जो बातें हमने की वो आपके सामने है कि 60 डेज प्लान आपका क्या होगा। अब प्लान तो सुन लिया है, लेकिन इस प्लान के बाद हो सकता है किसी और की वीडियो भी आप देख लें, कोई और भी आपको कुछ कह दे, तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा तो अभी चल रहा है, चीज़ें सोशल मीडिया पे आ रही हैं। क्या आपको देखना चाहिए और क्या आपको सुनना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए? बातें सबकी ठीक होंगी, सबका अपना एक्सपीरियंस होता है, सबकी अपनी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप जब इतने सारे लोगों की राय सुनते हैं, मशवरा लेते हैं, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि जो प्लान आप बना रहे हैं, इस प्लान को आप इनफ समझें और इसको एग्जीक्यूट करें और इसको प्रायोरिटाइज इस तरह से करें कि आपने इसके अलावा और कोई प्लान फॉलो नहीं करना। कंसिस्टेंट रहें, चीज़ों को ऐसा ना करें कि एक दिन तो आपने कर लिया, 16 जून आपका बेहतरीन हो गया, अदनान भाई की बात सुनी थी, ज़बरदस्त हो गया, लेकिन अब जो है ना 17 जून को थोड़ा सा हमने क्या किया, 10 आवर्स की जगह 9 आवर्स कर दिए। तो 16 जून को तो हमने ये काम कर लिया और 17 जून को क्या किया, अब 10 आवर्स की जगह हमने 9 आवर्स कर ली। थोड़ा सी तो है, 1 ही घंटा तो कम हुआ है, कहाँ इसमें कौन सा बहुत कम हो जाएगी प्रिपरेशन, ऐसा नहीं सोचना। जो फिक्स किया है इसमें आप कंसिस्टेंट रहें। 10 घंटे आपने देने हैं स्टडी को, जो बायोलॉजी का टाइम है, जो केमिस्ट्री का टाइम है, जिस सब्जेक्ट का जो टाइम डिसाइड किया वो टाइम आपने यहाँ पर लाजमी देना है। फिर उसके बाद आपकी जो मिस्टेक्स हैं,
बार बार मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि एरर लॉग बुक आपकी बननी है, उसको नोट करना है। एरर मिस्टेक्स आपकी जो होंगी जब तक नोट नहीं होंगी तो ये इम्प्रूव नहीं होंगी। आप उसको नोट करेंगे, रोज़ाना पढ़ेंगे, देखेंगे, जब जब ग्रैंड टेस्ट हो रहा है उस वक्त देख कर आएंगे, तो फिर इंशाल्लाह ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में या एम कैट की प्रिपरेशन के दौरान जितनी भी गलतियां हुई हैं ये हमारी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। गलतियों से हम सीखते हैं, लेकिन कब? जब गलतियों को हम बार बार देखते हैं और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम गलती को भुला देते हैं तो वो गलतियां फिर रिपीट होती हैं। ठीक है भाई, ये IB ग्रेड्स की तरफ से, मेरी तरफ से एक छोटा सा आपका प्लान था। छोटा तो नहीं था, लेकिन क्योंकि 60 दिन की बात है तो इसलिए 60 दिन और फिर 160 प्लस की बात है। अगर मैं 120 प्लस की बात करता या 130 की, तो मुझे तो इतनी सब कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप मेरे पास आ जाएं, मैं आपको 120 130 प्लस तो यूं ही करवा दूं। लेकिन बात क्या है, टारगेट क्या है कि 160 प्लस स्कोर करना है। 160 प्लस स्कोर आपको पता है कि चंद ही स्टूडेंट होते हैं जो कर पाते हैं। तो उन चंद स्टूडेंट में आने के लिए ये चंद मिनट की वीडियो, इसको 1 से 2 दफ़ा भी अगर आप देख लें और इन बातों पर अमल कर लें तो इंशाल्लाह आप ज़रूर इस साल MD-CAT 2020 में अपनी सीट हासिल कर पाएंगे। MBBS BDS में इंशाल्लाह एडमिशन ज़रूर ले पाएंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह ताला आप लोग के लिए आसानी करे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।